Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, in previous lecture we have discussed the chapter number 12 Major Ecosystems. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम। बेटा जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इकोसिस्टम में हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पढ़ते हैं। हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन पढ़ते हैं विथ वन एंड अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर इकोसिस्टम बना रही होती हैं और जब हम इकोसिस्टम्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी, जिसमें हम इंटर रिलेशनशिप्स देखते हैं लिविंग बीइंग का, ऑर्गेनिजम्स का आपस में और अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। तो वो साइंस, उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं और इकोलॉजी का नाम भी देते हैं। अर्नेस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट था जिसने 1869 में सबसे पहले लिविंग बीइंग मीन्स बायोटिक और एनवायरनमेंट मीन्स एबायोटिक फैक्टर्स की स्टडी की और एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बुनियाद रखी, जिसको इकोलॉजी का नाम देते हैं हम लोग और एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो बेटा वो इकोस कहते हैं होम को, जब हम जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसके ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन अदर लिविंग बीइंग के साथ या एनवायरनमेंट से देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। लेकिन जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में बोर्ड पर भी समझाया था कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अरेंजमेंट ऑफ लाइफ है, वो केमिकल्स पर बेस करती है और जो भी केमिकल्स हैं वो बेस करते हैं एटम्स पर और एटम बेस करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो बनाते हैं एटम्स, जिनमें फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जब एटम्स मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हमने पढ़ा था और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी, क्योंकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आपने पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं और जब बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बायोकेमिकल प्रोसेस से पास होते हुए सेल और सेल ऑर्गेनेल्स बना रहे होते हैं। जब सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज़, जिन्हें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्लांट में देखें, कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जब हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यूज़ एज वेल एज कार्डिक टिश्यूज़, हेपेटिक टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं। और जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन में ब्रेन भी हो सकता है, ऑर्गन में लीवर भी हो सकता है, ऑर्गन में जो है वो आमतौर पर देखें तो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि टिश्यू से मिलकर बन रहे होते हैं। और जब ऑर्गन मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एक मुकम्मल ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म के नंबर्स को, जब सेम स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स, और स्पीशी आप पढ़ चुके हैं, हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकें, जिनकी मार्फोलॉजी फिजियोलॉजी सेम हो, दे आर कॉल्ड स्पीशीज़। और सेम स्पीशीज़ के मेंबर जब किसी भी जगह पर हम देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो बनाती हैं कम्युनिटी, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर बना रही होती हैं इकोसिस्टम।
जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स दोनों रोल कर रहे होते हैं। तो जब बहुत सारी इकोसिस्टम जैसा कि डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, देन सवाना है या टेंड्रा है, जो बहुत सारी टाइप्स के इकोसिस्टम जब मिलते हैं इस यूनिवर्स में तो बनाते हैं बायोस्फीयर। दिस इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, जिसे लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है। क्या नाम देते हैं हम लोग? लिविंग वर्ल्ड का नाम देते हैं। ओके, तो बायोस्फीयर हमारे बहुत सारी इकोसिस्टम्स मिलकर बायोस्फीयर बना रहे होते हैं। इसी अरेंजमेंट को आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसी तरह एक्सप्लेनेशन दी गई है, और आपने इनको अच्छी तरह देखना है, अपनी बुक को थारोली रीड करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी बुक में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। इसी तरह जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल अप्रोचेस की, तो बेटा इकोलॉजिकल अप्रोचेस के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जब हम इंडिविजुअल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी गार्डन के अंदर हम 100 मैंगो प्लांट्स को यानी एक ही स्पीशी के मेंबर की स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस अप्रोच को हम नाम देते हैं ऑर्टिकोलॉजी, या जिसको पॉपुलेशन अप्रोच भी कहते हैं। क्या नाम देंगे? तो बेटा याद रखिएगा, इसे हम नाम देते हैं, क्या नाम देंगे बेटा? पॉपुलेशन अप्रोच। सॉरी फॉर दैट। तो बेटा हमारे पास पॉपुलेशन अप्रोचेस में हम क्या देख रहे हैं? जब हम पॉपुलेशन लेवल पर, यानी कि यहाँ पर हम जो प्लांट्स हैं वो हमने लिए मैंगो प्लांट, और मैंगो प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, इसे कहा जाता है पॉपुलेशन अप्रोच। जहाँ पर इंडिविजुअल स्पीशीज़ की हम स्टडी करें, चाहे वो प्लांट की स्पीशी हो या किसी एनिमल की स्पीशी हो, फॉर एग्जांपल कैट स्पीशीज़ है, या बिफेलोज़ की स्टडी कर लें हम किसी भी लाइफ स्टॉक फॉर्म में। तो जब हम एक स्पीशी की स्टडी कर रहे होते हैं और उसका इंटरेक्शन देख रहे होते हैं, उसके फैक्टर्स को काउंट कर रहे होते हैं, तो उससे हम कहते हैं पॉपुलेशन अप्रोच, या उससे आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्रैकेट में पॉपुलेशन अप्रोच पर आर्ट इकोलॉजी भी लिखा हुआ है, तो पॉपुलेशन अप्रोचेस को आर्ट इकोलॉजी भी कहते हैं। इसी तरह जब हम कम्युनिटी लेवल पर जब हम इंटरेक्शन देखते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ का अपने इन्वायरमेंट के साथ, तो उसे हम नाम देते हैं साइकोलॉजी या कम्युनिटी अप्रोचेस का नाम दे रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी पॉपुलेशन को देख रहे होते हैं। इसमें हम नाम देते हैं बायो ऑन्ट्स, बायोसिनोटिक्स कहते हैं। इसमें ऑल लिविंग बींग्स यानी प्लांट एंड एनिमल जब हम देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बायोसिनोटिक्स। या जब हम बात करते हैं ऑर्डरली चेंज इन द कम्युनिटी, तो हम कम्युनिटी के अंदर जब वेरिएशन देख रहे होते हैं कि कम्युनिटी लेवल पर क्या चेंजेस आ रही हैं, तो उस टर्म को हम सक्सेशन भी कहते हैं। और जो किसी भी सिस्टम के अंदर कम्युनिटी लेवल पर जो स्टेबल कलेक्शन होती है किसी भी कम्युनिटी की, उसे क्लाइमैक्स का नाम देते हैं। वो कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट मीन्स लिविंग बींग्स की, कम्युनिटी की जब हम कलेक्शन देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स। इट मीन्स जब कम्युनिटीज़ लेवल पर हम देख रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिटी अप्रोच, उसे हम साइकोलॉजी का नाम भी देते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें कि हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ को देखेंगे इस फील्ड में, जहाँ बहुत सारे इंसेक्ट कम्युनिटी भी होगी, बहुत सारे प्लांट्स की कम्युनिटी भी है, बहुत सारे अदर बर्ड्स की कम्युनिटीज़ होंगी। तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ को हम स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कम्युनिटी लेवल एंड अबव लेवल पर, एक कम्युनिटी लेवल पर या बहुत सारी कम्युनिटी लेवल पर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। इसी तरह जब हम एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम अप्रोच, तो इकोसिस्टम में हम बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों का इंटरेक्शन देख रहे होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि जब हम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम का जिक्र आता है।
और हमारी इकोसिस्टम में जो है वो किस तरह एनर्जी फ्लो होती है। आपको पता होना चाहिए कि मेन सोर्स ऑफ जो लाइट है, अब सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहे होते हैं? ऑटोट्रॉफ यानी कि प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और ये प्रोड्यूसर्स सॉइल से बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे होते हैं बाय जाइलम ट्रांसपोर्ट, और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज की फॉर्म में केमिकल एनर्जी डेवलप कर रहे होते हैं। और जब इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हर्बीवोरस कहते हैं, वो डिपेंड करते हैं, तो वो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी जो कि प्लांट ने अपने पास रखी थी ग्लूकोज की फॉर्म में, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर ने जो एनर्जी इस्तेमाल कर ली, लेकिन कुछ एनर्जी इनके टिश्यूज़ के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में है, तो इस पर डिपेंड करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स और इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, हर्बीवोरस को। अब हर्बीवोरस पर डिपेंड कर रहे हैं कार्निवोरस, जिनके कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर, और जो कि हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी में। अब हर्बीवोरस भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, इसलिए कंज्यूमर कहलाएंगे, और कार्निवोरस जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, दे डिपेंड अपॉन द हर्बीवोरस। और जब हर्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस एंड प्लांट्स जब ये डेड हो जाते हैं, तो इन्हें डिकम्पोज करके बहुत सारे इनके बायोमॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और वो सॉइल में ऐड करते हैं। इनऑर्गेनिक्स को खुद भी यूटिलाइज करते हैं, लेकिन सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा फिर वो इनऑर्गेनिक्स उन्हें फिर प्रोड्यूसर प्लांट यूज़ करते हैं, और फिर इस तरह पूरा एक साइकिल जो है वो फ्लो कर रहा होता है हमारी इकोसिस्टम में, जिसको हम नाम देते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। अब देखें, केमिकल एनर्जी प्लांट्स ने बनाई ग्लूकोज की फॉर्म में बाय यूजिंग लाइट एंड ऑर्गेनिक्स, उसे इस्तेमाल किया हर्बीवोरस प्लांट एनिमल्स ने। हर्बीवोरस ने जो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी जिसे कह रहे हैं हम, वो ट्रांसफ़र हुई हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस ने यूटिलाइज भी की, अपने पास स्टोर भी की, उसे इस्तेमाल किया कार्निवोरस ने, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कार्निवोरस में। जब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड हर्बीवोरस तीनों डेड हो जाते हैं, उससे डिकम्पोजर दोबारा रिसाइकिल करते हैं और ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि दोबारा प्लांट्स उसे हासिल करें और ये रिसाइकलिंग फ्लो चले। इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। अब हम इकोसिस्टम अप्रोच की बात करें, तो यहाँ पर देखें कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ मैटर, जो मैंने पहले आपको बताया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी हीट की सूरत में इवाल्व हो रही है, फिर पहुँचती है कंज्यूमर के पास इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड और ऑर्गेनिक की फॉर्म में, इसमें बहुत सारी कंज्यूम हो जाएगी, कुछ हीट की सूरत में इवाल्व होगी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करेंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर, जो बहुत सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत सारी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में हीट की सूरत में ट्रैप हो जाएगी। जब ये तीनों डेड हो जाते हैं, इन्हें डेट्रिटिवोरस, जिन्हें हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, उन पर डिपेंड करेंगे, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बहुत सारी फंजाई भी हो सकती हैं, और वो दोबारा ऐड करते हैं सॉइल में, और दोबारा फिर उन इनऑर्गेनिक्स को फिर प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं। ये साइकिल पूरा कंटिन्यू रहता है, जो पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ। बेटा, जब हम बात करते हैं हमारे पास अदर अप्रोचेस की, जिसमें हैबिटेट अप्रोचेस, और हैबिटेट कहा जाता है वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसे हैबिटेट कहते हैं, जहाँ से वो अपनी लाइफ को सरवाइव करता है। इसमें माइक्रो हैबिटेट, जब किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर आप लिविंग बीइंग्स को अपने एनवायरनमेंट से अपने इकोसिस्टम में काम करते हुए देख रहे होते हैं, दैट इज़ माइक्रो अप्रोचेस, माइक्रो हैबिटेट। जब आप अर्थ सरफेस या एरिया का एक वाइड रीजन लेते हैं और उस पर अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ आप इंटरेक्शन देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का, तो दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो हैबिटेट। इसी तरह एवोल्यूशनरी अप्रोचेस की जब हम बात करेंगे, तो वहाँ हम देख रहे होते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स, जहाँ हम बहुत सारे, इस तरह आपने देखा होगा कि डायनासोर की जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ आल्सो बाय फॉसिल्स, जिससे हमें पता चलता है कि जो एवोल्यूशन है वो किस तरह आई, और जो एवोल्यूशनरी लिंकेज हैं वो हमें पता चलते हैं, जो मैंने आपको एवोल्यूशन में बताया था
एविडेंसेस इन दी फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, वहाँ पर मैंने आपको प्लेंटोलॉजी पढ़ाया था और वहाँ मैंने आपको आर्चियोटेरिक्स की एग्जाम्पल दी थी। इस तरह जब हम बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एवोल्यूशनरी अप्रोच। और जब हम मैन्स हिस्ट्री को देखते हुए, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देखते हुए लिविंग बींग्स की, उनके हैबिटेट, उनकी हैबिट्स का अंदाज़ा लगाते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री का अंदाज़ा लगाते हैं, उनकी लाइफ का अंदाज़ा लगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल अप्रोच। इस तरह जब हम देखते हैं हमारे पास इकोसिस्टम, तो बेटा मैंने पहले भी बताया था कि इकोसिस्टम में हम बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग्स, आइदर प्लांट, आइदर एनिमल्स, आइदर माइक्रोब्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये बायोटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर की स्टडी करते हैं, तो उस कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम कहेंगे। या हम कह सकते हैं जब कम्युनिटीज़ इन्वायरमेंट से लिंक कर रही हैं तो इकोसिस्टम बनाती हैं। ओके, इकोसिस्टम में दो किस्म के फैक्टर, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। आपकी बुक में भी इस तरह लिखा हुआ है। जब हम देखते हैं, याद रखिएगा, एबायोटिक फैक्टर्स, तो एबायोटिक फैक्टर में हमारे पास आते हैं बहुत सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स में जब हम देख रहे होते हैं मटेरियल एंड एनर्जी साइकिल, जो पीछे भी मैंने आपको बताया था, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करते हैं तो हमारी फैक्ट्रीज़ में हमारी जो वहाँ पर फ्यूल जो चल रहा होता है, फॉसिल फ्यूल जिसको हम पेट्रोलियम्स वगैरह कहते हैं, या वुड जिसको बर्निंग की जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाएगी, इसे एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेंगे और बनाएंगे बहुत सारे ऑर्गेनिक्स लाइक ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में, देन सक्रोज बनता है, या फिर फैट्स एंड प्रोटीन्स बनती हैं, जो बायोएनर्जेटिक में आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट में इट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फिर उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर जिनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर रहे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, या प्राइमरी कंज्यूमर में भी, और दोबारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है एनवायरनमेंट में, फिर रिसाइकिल होती है। इसी तरह जब प्लांट, एनिमल्स यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर भी डेड हो जाते हैं तो वो फिर ऐड हो जाते हैं इन द सॉइल, वहाँ पर डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर उनके ऊपर काम करते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, और दोबारा उसको ऐड करते हैं इनटू द सॉइल, जहाँ से फिर प्लांट्स लेते हैं इनऑर्गेनिक्स की फॉर्म में। तो इस तरह याद रखिएगा कि एनर्जी साइकिल, जिसे कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट हुआ और दोबारा फिर इनऑर्गेनिक्स पर जाकर ख़त्म हो गया, जिसमें प्रोड्यूसर भी आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर भी आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर भी आ गए, इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन भी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऐड हुई, तो इसे हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बेटा इसी तरह जब एबायोटिक फैक्टर को हम क्लासीफाई करते हैं तो इसमें बनते हैं एबायोटिक फैक्टर, इसमें मैटर एंड एनर्जी का साइकिल हमने देखा, और टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडाफिक फैक्टर, 3 किस्म के फैक्टर होते हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसको गौर से सुनते जाइएगा, आपकी बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर आते हैं, और क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं इसमें आ रहे होते हैं, सबसे पहले आते हैं लाइट, और लाइट आपको पता है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी होती है, और मॉडरेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, और लाइट 3 वेज में इफेक्ट करती है प्लांट्स को। अब प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना लाजमी है, लेकिन 3 वेज में इफेक्ट करती है लाइट। एक तो याद रखिएगा इन द फॉर्म ऑफ द इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी लाइट इस्तेमाल कहाँ होती है, इन द फोटोसिंथेसिस, और हाई इंटेंसिटी लाइट आपको पता है क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और प्लांट को डैमेज करती है। जहाँ पर मॉडरेट इंटेंसिटी लाजमी है वहाँ हाई इंटेंसिटी प्लांट की ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगी, प्लांट के फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट करती है। वो प्लांट जो कि डायरेक्टली लाइट एक्सपोजर पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलियोफाइट्स, और जो शेडी प्लेसेस पर होते हैं जिन पे इनडायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है उन्हें हम कहते हैं स्कियोफाइट्स। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। और
जब आप बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट की, तो जहाँ पर हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट करती है फोटोसेंसिस के लिए या क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वहाँ ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होता है, जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, जिसको हम डे एंड नाइट लेंथ कहा जाता है, लेंथ का बड़ा इफेक्ट होता है, लाइट ड्यूरेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, प्लांट की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, प्लांट की फ्लावरिंग के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है लाइट ड्यूरेशन का। और जो है वो लाइट ड्यूरेशन प्लांट की वेजिटेशन, प्लांट की फ्लावरिंग्स पे इफेक्ट करता है। जिस तरह चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, वो प्लांट जिनमें जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग लॉन्ग यानी कि लॉन्ग डेज में होती है, जहाँ लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ ऐसे प्लांट जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, जो कि अपनी एनर्जी को, जो कि जिनमें शॉर्ट डे में फ्लावरिंग्स होती हैं। इस तरह जो शॉर्ट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, ये भी बेटा यानी कि इनका डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर। तो लाइट ड्यूरेशन प्लांट की वेजिटेशन, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की फ्लावरिंग पर इफेक्ट कर रहा होता है, जिसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इसी तरह जब लाइट क्वालिटी की बात करते हैं तो प्लांट्स दो किस्म की लाइट इस्तेमाल करते हैं। हम क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं बेटा अभी, ये सारे आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ इसे आप अपनी बुक में देखेंगे अच्छी तरह। तो लाइट की क्वालिटीज़, दो किस्म की लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, एक रेड लाइट और दूसरा ब्लू लाइट। याद रखिएगा, जो लाइट एब्जॉर्प्शन होती है वो उसकी रेंज होती है वेवलेंथ में 400 टू 780 माइक्रोन मिली माइक्रोन जो है उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। ब्लू लाइट और रेड लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उसे यूटिलाइज करते हैं फोटोसेंसिस में। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है वो अफेक्ट कर रही होती है प्लांट के फोटोसेंसिस को, और जो है वो मोस्टली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है अल्ट्रावायलेट लाइट्स। जिसमें आपको पता है ब्लू लाइट, रेड लाइट जो है वो सेल एलोंगेशन में रोल करती है और ब्लू लाइट सेल इनलार्जमेंट में रोल करती है। इट मीन्स प्लांट की सेल डिवीजन के अंदर भी ब्लू एंड राइट और रेड लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह जब हम क्लाइमेटिक फैक्टर में देखते हैं टेम्परेचर, तो बेटा याद रखिएगा टेम्परेचर का जो है वो सेकंड वन फैक्टर आ रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर में। पहला हमने देखा लाइट, जो कि 3 वेज में अफेक्ट करती है, बाय इंटेंसिटी एज वेल एज बाय ड्यूरेशन एज वेल एज बाय क्वालिटी। देन देखते हैं टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए किसी भी इकोसिस्टम का, किसी भी लिविंग सिस्टम के जो वो बायो एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ डिपेंड अपॉन दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जो लिविंग लाइफ्स के लिए किसी भी इकोसिस्टम में टेम्परेचर होता है वो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि सर्वाइविंग टेम्परेचर है। लेकिन जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो नियर बाय 35 टू 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें तमाम तरह एंजाइम एक्टिव होते हैं और ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। इसी तरह वाटर जो है वो इकोसिस्टम में बड़ा रोल कर रहा होता है। वाटर आपको पता होना चाहिए एक बेस्ट मीडियम है फॉर लिविंग सिस्टम के लिए भी, एज वेल एज जो है वो प्लांट के फोटोसेंसिस में भी इस्तेमाल होता है, प्लांट की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है, एज वेल एज हमारी इकोसिस्टम में सीड के डिस्ट्रीब्यूशन में, सीड के जर्मिनेशन में, एज वेल एज अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक विंड होती है ये भी हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर में आ रही है, क्लाइमेटिक फैक्टर में आती है। याद रखना इसमें बेटा एटमॉस्फेरिक विंड और जो विंड है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स में एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बहुत बड़ा रोल कर रही होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन द इकोसिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो विंड जो है अपनी जगह पर बहुत बड़ा रोल अदा करती है इन दी एनवायरनमेंट। इसी तरह जो फायर है, फायर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी क्लाइमेटिक फैक्टर में आ रही है। हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इसमें हम देख चुके हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एटमॉस्फेरिक विंड, और अब हम डिस्कस करते हैं फायर को। तो बेटा फायर जो है ये भी हमारी सॉइल के अंदर बहुत सारी इनऑर्गेनिक्स को ऐड करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और लाइटनिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एज वेल एज बहुत सारी फंगस ऐसी होती हैं जो फायरिंग टेम्परेचर पर सर्वाइव करती हैं और वो डिकम्पोज करती हैं ऑर्गेनिक्स को इनटू इनऑर्गेनिक, और सॉइल की फर्टिलिटी में, सॉइल
के अंदर जो है वो एडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक्स में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वन फैक्टर आता है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो बेटा टोपोग्राफिक फैक्टर में हम देख रहे होते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर में हम देख रहे होते हैं जो हमारी अर्थ सरफेस है इसके एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड्स देख रहे होते हैं। जो सॉइल का सरफेस है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो क्लाइमेटिक फैक्टर में मैंने आपको बताया कि पीछे हम पढ़ चुके हैं लाइट, इसमें लाइट 3 वेज में इफेक्ट करती है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और क्वालिटी। फिर मैंने आपको बताया टेम्परेचर, सर्वाइविंग रेंज टेम्परेचर की, और हाई टेम्परेचर डीनेचर करता है प्रोटोप्लाज्म को, और लो टेम्परेचर कैन क्रिस्टलाइज द सेल एंड प्रोटोप्लाज्म। देन एटमॉस्फेरिक विंड की हमने बात की, एज वेल एज फायर की। इसका रोल एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक्स और फेवर करना होता है फंगल ग्रोथ को। देन बेटा टोपोग्राफिक फैक्टर की बात मैंने अभी आपसे की, सेकंड फैक्टर, इसमें सॉइल का टेक्सचर देख रहे होते हैं हम लोग और सरफेस देख रहे होते हैं, जिसकी स्टडी को टोपोलॉजी कहते हैं। और बहुत सारे हमारे पास जब सॉइल को हम या सरफेस को डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसी जगह जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, और कुछ स्लोपी रीजन होते हैं और कुछ एक्सपोजर होते हैं। याद रखिएगा जो एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले रीजन होते हैं वहाँ जो है वो हाई रेनफॉल होता है और हाई रेडिएशन इफेक्ट होता है, जब वहाँ पर विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा होंगी हाई एल्टीट्यूड पर। और जहाँ पर याद रखिएगा एल्टीट्यूड के अंदर जो वेजिटेशन होगी दैट विल बी डिफरेंट। तो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, हाई रेनफॉल, हाई विंड वेलोसिटी और हायर वेजिटेशन भी होती हैं। और वेजिटेशन आपको पता है कि रीजन वाइज अलग अलग होती हैं। इसी तरह स्लोपी रीजन में याद रखिएगा भी डिफरेंट रीजन, डिफरेंट वेजिटेशन होती हैं रीजन वाइज, और इनका रेनफॉल भी डिफरेंट होता है। और ऐसे रीजन जो डायरेक्टली एक्सपोजर पर होते हैं, डायरेक्टली जहाँ लाइट अफेक्ट कर रही होती है, जो हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं टू दी एनवायरमेंटल लाइट, और सन को डायरेक्ट एक्सपोजर में होते हैं, और उनका जो इंक्लाइनेशन एंगल होता है वो डायरेक्ट होता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ लाइट एनर्जी पहुँच रही होती है, और प्लांट उसे यूज़ करते हुए अपनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन रखते हैं, और वहाँ पर वेजिटेशन भी ज़्यादा होती है। ये तो थे हमारे पास टोपोग्राफिक फैक्टर। इसमें हम देख रहे हैं कि सरफेस टेक्सचर के हवाले से देखा जाए तो एल्टीट्यूड प्लेसेस आती हैं, स्लोपी रीजन आते हैं, एक्सपोजर रीजन आते हैं जहाँ का टेम्परेचर, जहाँ की वेजिटेशन वेरिएबल होती हैं। हाई एल्टीट्यूड में मैंने आपको बताया, आपने याद रखना एंट्री के हवाले से कि विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगा, एज वेल एज रेडिएशनल एक्सपोजर भी होगा, और वेजिटेशन विल बी द ह्यूज। और एल्टीट्यूड वाइज वेजिटेशन जो होती है, वेजिटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर्स के तौर पर, ये भी वेरिएट होगा। देन जब हम बात करते हैं बेटा हमारे पास जो है वो एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा इसी चैप्टर के आगे आपके कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी बताता जाऊँ मैं आपको, मेनली मैंने आपको बता दिए हैं। जब हम जिक्र करते हैं नेक्स्ट वन बायो एडॉफिक फैक्टर, तो बेटा एडॉफिक फैक्टर में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, यहाँ कुछ स्लाइड मिस्ड है, इसलिए मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, आप उस पर गौर करना। आपकी बुक में वो की पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर एडॉफिक फैक्टर्स, वो फैक्टर जिसमें हम सॉइल की फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, और एडॉफिक फैक्टर की स्टडी को हम नाम देते हैं पीडियोलॉजी, यानी सॉइल फॉर्मेशन की स्टडी को हम नाम देते हैं पीडियोलॉजी। जो बड़े बड़े रॉक्स जब फिजिकली ब्रेक डाउन होते हैं, जब छोटे छोटे पीसेस में चेंज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। और जब बहुत सारी केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं इन द सॉइल पार्टिकल्स इन द रॉक्स, और वो मे बी बाय एसिड रेन, मे बी डिफरेंट फैक्टर्स। तो जब बड़े बड़े रॉक से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्जन होना और न्यू सॉइल का बनना, उस प्रोसेस को पीडियोजेनेसिस कहेंगे।
और स्टडी को पीडियोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखना, सॉइल फॉर्मेशन की स्टडी को हम पीडियोलॉजी कहते हैं। इस तरह जब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की, तो वो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास जो है वो हम पीछे स्टडी कर चुके हैं बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स होते हैं एज वेल एज कंज्यूमर्स, यानी ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स जो एज अ प्रोड्यूसर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, और कंज्यूमर के तौर पर आपके बुक में भी लिखा हुआ है 247 पेज पर कि कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोरस, और टर्शियरी कंज्यूमर जो कि प्रीडेटरी होते हैं, जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों कंज्यूमर पर फीड करते हैं। इसी तरह इकोसिस्टम में डिकम्पोजर भी होते हैं, इसमें फंजाई एज वेल एज जो है वो बैक्टीरिया आते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल डिकम्पोजर कहा जाता है। ये आते हैं इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में। ये स्लाइड मैंने इसलिए तैयार नहीं की तो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल में कि प्राइमरी वॉर्स हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है और टर्शियरी कंज्यूमर क्या है, जिसे बार बार हम मेजर इकोसिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल की, तो बेटा हमारे लिविंग सिस्टम में जो है वो नाइट्रोजन साइकिल भी आता है। बेटा जब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारी एयर का 70% जो होता है दैट इज़ नाइट्रोजन, और 78%, और हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो इस नाइट्रोजन को ट्रैप करके कन्वर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स में, लाइक अमोनिया, लाइक नाइट्रेट, लाइक नाइट्राइट। वो होते हैं बैक्टीरिया, जिनको हम नाम देते हैं, जो बैक्टीरिया डायरेक्ट ट्रैप करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को इम्यूनिफिकेशन कहते हैं, और उसे हम नाइट्रोमोनास का नाम देते हैं। इस तरह जो जब अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइट में, तो वो नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। जब डायरेक्टली नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है इन्वायरमेंट से, उसे हम नाम देते हैं व्हाट, दी अमोनिफिकेशन। और जब अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में बाय द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। ओके। और इसी तरह बहुत सारे अदर बैक्टीरिया होते हैं, जिस तरह सिम्बायोट बैक्टीरिया होते हैं, वो भी नाइट्रोजन को ट्रैप कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट से, और या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक्स इनऑर्गेनिक की फॉर्म में, नाइट्रेट नाइट्राइट की फॉर्म में ट्रैप करके प्लांट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन के बगैर ना तो प्रोटीन सेंसाइज होती है लिविंग सिस्टम में, और ना ही न्यूक्लिक एसिड बनेगा। इसलिए नेचर ने हमारी एयर से रिसाइकलिंग के लिए डिफरेंट बैक्टीरिया को, डिफरेंट सिम्बायोट बैक्टीरिया एज वेल एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और जो है वो नाइट्रोजन ट्रैपिंग बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोबैक्टर, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोमोनास, और डिफरेंट फॉर्म में ये बैक्टीरिया ऐड कर रहे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट से ट्रैप करके नाइट्रोजन को सॉइल में, ताकि प्लांट अपने बायोसेंसिस के लिए, प्रोटीन के लिए, एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड की सेंसाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें बैक्टीरिया डिफरेंट फॉर्म लाइक नाइट्रोमोनास, लाइक नाइट्रोबैक्टर्स, डायरेक्टली नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया ट्रैप करके नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में ऐड कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट से ऐड कर रहे होते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, जहाँ रिसाइकलिंग करते हुए ये पहुँचते हैं प्रोड्यूसर्स तक, और प्रोड्यूसर अपने बायोसेंसिस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि यूटिलाइज कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर मौजूद ऑलरेडी नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और नाइट्रेट। उन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो जो डीनाइट्रीफायर होते हैं वो सॉइल की नाइट्रोजन कंसंट्रेशन को कम कर रहे होते हैं, और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रैप करते हुए, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हुए सॉइल में ऐड कर रहे होते हैं नाइट्रोजन को, और इस साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। इसी तरह बेटा जब हम इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, आप अपनी बुक को खोल के इसको अच्छी तरह देखें
कि जब हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा उसमें पॉजिटिव इंटरैक्शन भी होता है, नेगेटिव इंटरैक्शन भी। तो जब दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा मिल रहा होता है या बेनिफिट्स हो रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इंटरैक्शन। और नेगेटिव इंटरैक्शन में एक पार्टनर बेनिफिट में जाएगा और दूसरा पार्टनर जो है वो लॉसेस में जाता है, उसे नेगेटिव इंटरैक्शन ऑफ लिविंग बीइंग कहा जाता है। जिस तरह इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन आती हैं नेगेटिव इंटरैक्शन में और इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक में जब डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान हो रहा होता है इंटरैक्शन, उसे कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक। जब मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़ के दरमियान है तो वो इंट्रास्पेसिफिक, और जब कंपटीशन या इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर में होता है उसे हम इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशन या इंटरैक्शन कहते हैं। इसी तरह पैरासिटिज्म आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो पैरासिटिज्म में आप देख चुके हैं कि पैरासिटिज्म जिसमें होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन होता है, एक पार्टनर फ़ायदे में जाता है, दूसरा पार्टनर लॉसेज में जाता है। इस तरह डिफरेंट किस्म के पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट भी और एक्टोपैरासाइट भी। एंडोपैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहते हैं और एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट रहते हुए अपना लाइफ साइकिल, अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को पूरा कर रहे होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं एक्टोपैरासाइट्स। और एंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के इंटरनल इनसाइड रहते हैं और एक्सपेंस ऑफ होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, उस एसोसिएशन को हम पैरासिटिज्म कहेंगे। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म के सिम्बायोसिस इंटरैक्शन पढ़ चुके हैं। इस तरह आपने बैक्टीरिया में पढ़ा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और आपने पढ़ा इन केस ऑफ फंगस में म्यूचुअलिज्म पढ़ा था, आपने माइकोराइजी पढ़ा था। ये सारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर फ़ायदा ले रहे होते हैं। जिस तरह हमने एलजी में पढ़ा था लीचिन, इसमें एलजी जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फंगस को, और फंगस प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कंडीशन से टू एलजी। दोनों पार्टनर फ़ायदा ले रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म है। इसी तरह जब हम कमिस्चुअलिज्म की बात करते हैं, इसमें एक ही पार्टनर को फ़ायदा होता है, दूसरे पार्टनर को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान। तो इसमें हमारे पास याद रखिएगा कि सी अर्चिन की एग्जाम्पल है, जो कि एक काइनोडर्मीट है, जिसमें आप देख रहे होते हैं कि इस काइनोडर्मीट में सी अर्चिन की बॉडी में बहुत सारी फिशेस जाकर रहती हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द कार्निवोरस फिशेस से, लेकिन किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं देती सी अर्चिन को। यहाँ पर एक पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है, वो फिशेस हैं, सी अर्चिन को ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कमिस्चुअलिज्म। तो बेटा इसी तरह प्रीडेशन, जब प्रीडेटर्स डिपेंड करते हैं, आप अपनी बुक में देखें कि प्रीडेशन कहा जाता है जब प्रीडेटर्स अपने शिकार को खाते हैं, उस प्रोसेस को प्रीडेशन कहा जाता है। और प्रीडेशन का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम को रेगुलेट करने में और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। इस तरह ग्राजिंग, जब प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, द प्रोसेस सेड टू बी ग्राजिंग, और ग्राजिंग भी एक इंटरैक्शन है प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान, मीन्स लिविंग बीइंग के दरमियान। इसी तरह जब आप देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो सक्सेशन में पीछे बता चुका हूँ आपको कि प्रोग्रेसिवली चेंज इन द कम्युनिटी, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेशन, इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी स्लाइड तैयार नहीं की है। प्राइमरी सक्सेशन भी होती है और सेकेंडरी भी। प्राइमरी सक्सेशन वो जिसमें जब किसी भी एक जगह पर कोई न्यू कम्युनिटी आके या क्यों न्यू इकोसिस्टम डेवलप हो रहा होता है फर्स्ट टाइम किसी भी जगह पर, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी वो सक्सेशन जिस जगह पर क्या होता है, कोई भी नया इकोसिस्टम बने, कोई भी नया इकोसिस्टम तैयार हो और फर्स्ट टाइम तैयार हो रहा हो, उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और जब किसी भी एक जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी कोई सिस्टम पहले से मौजूद हो लेकिन किसी डिज़ास्टर का शिकार हो जाए, वहाँ पर कोई नया इकोसिस्टम डेवलप हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। देन हमारे पास शेयर आते हैं। शेयर कहा जाता है जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आ रही होती हैं किसी भी कम्युनिटी में, उसको शेयर कहते हैं। और जिन स्टेजेस में से पास होती है कोई भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल, उसे हम सीरियल स्टेज कहते हैं। और जो कोई भी
स्टेबल एंड मैच्योर कम्युनिटी होती है किसी भी इकोसिस्टम की, उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के हाइड्रोसेर, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, सबमर्ज स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड एंड स्वाम्प, सीज एंड मेडोज, वुडलैंड स्टेज, क्लाइमैक्स, जीरोसैर, क्रिस्टेशियन लिचिन स्टेज और फ्रक्टियोज लिचन स्टेज, या फिर हमारे पास मोसिस स्टेज है, हर्ब स्टेज है, शर्ब स्टेज है और क्लाइमैक्स स्टेज। ये इसकी बहुत सारी स्टेजेस दी गई हैं। ये कोई एंट्री टेस्ट के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इस पर टाइम का ज़्यादा नहीं करना। आपने इस चैप्टर में से अच्छी तरह पढ़ने बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, इनमें इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं जो मैं अभी बताई मैंने आपको। फिर आपने एबायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर को अच्छी तरह देखना है, इसमें लाइट इफेक्ट पे क्वेश्चन आता है, एज वेल एज आपने टोपोग्राफिक फैक्टर पे भी देखना है, हाई एल्टीट्यूड, एक्सपोजर एंड स्लोपी रीजन। फिर आपने टोपोग्राफी या पीडियोलॉजी जिसे कहते हैं उस पर भी आपने बात करनी है, और इस तरह देखना है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, वेदरिंग किसे कहते हैं जो पीछे मैं बता चुका हूँ। तो ये पॉइंट्स आपने देखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और इंटरडिपेंडेंस जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, एज वेल एज जो ग्राजिंग है एंड प्रीडेशन है और पैरासिटिज्म है, ये सारे इंटरेक्शन होते हैं में लिविंग बींग्स के, जहाँ लिविंग बींग्स इंटरडिपेंडेंस में आते हैं। तो बेटा आपने एवोल्यूशनरी अप्रोचेस पे ज़्यादा देखनी है, इकोलॉजी की स्पेशली पॉपुलेशन और कम्युनिटी अप्रोचेस देखना है, आर्टोकोलॉजी, सेनोकोलॉजी। तो ये बेटा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैंने इसका ओवरव्यू आपको अच्छी तरह दिया, आप इसको अच्छी तरह अपनी बुक में पढ़ेंगे। कोई भी इशू हो यू कैन आस्क, वी विल रिप्लाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लाइव क्लासेस में भी मिलेंगे और आपके जो रिमेनिंग थ्योरेटिकल चैप्टर हैं लाइक दैट चैप्टर नंबर 13 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आज जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया दैट वाज चैप्टर नंबर 11, दैट इज वाज इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।